आज की एक बड़ी अहम खबर जिसका सीधा सीधा सियासत में असर देखने को मिलेगा वो आपको बता दें। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। इस बार मुकाबला बेहद तगड़ा है। चार मीनार वाले इस शहर में इस बार चुनावी जंग तगड़ी है। सुबह से ही लगातार वोट पड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी और मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर वोट डाल चुके हैं। सुबह सुबह ये तमाम दिग्गज पहुंचे अपना मत कास्ट करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातें भी रखी, लोगों से मतदान के लिए अपील तो की ही, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा कि जो विकास की बात कर रहे हैं हैदराबाद के, उनके खिलाफ ये मतदान है। देखिए, चुनाव में वोटिंग लगातार जारी है। दिग्गजों ने आज वोट कास्ट किया है अपना। 150 सीटों पर आज ही ये चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर के आपको बता दें 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे, यानी कि अब से तीसरे दिन नतीजे आएंगे 4 दिसंबर को, 3 दिन बाद। इधर मोदी ब्रिगेड ओवैसी भाइयों को धूल चटाने के लिए कई हफ्तों से पूरे तन मन से जुटी हुई है। बीजेपी ने अपने सारे घोड़े इस चुनाव में खोल दिए। निकाय चुनाव में अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, स्मृति ईरानी और साथ ही यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ तक सबने यहां पर चुनाव प्रचार किया। जी हां, अब देखना होगा कि ओवैसी के गढ़ में क्या वाकई बीजेपी का भाग्य चमकेगा। हैदराबाद में भारी भरकम चुनाव प्रचार के पीछे पार्टी का लक्ष्य इस पूरे तेलंगाना में एक फैक्टर के रूप में इसे स्थापित करना है। बीजेपी को लगता है कि टीआरएस के पतन की वजह मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव खुद हो सकते हैं, क्योंकि उन पर वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 4 सीटें जीती थी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। तो वहीं कांग्रेस और टीडीपी की बात करें तो ये दोनों पार्टियां कमजोर होती नजर आई हैं। 2016 में जीएसएमसी चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 वोट्स जीते थे। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की स्थिति है। हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए। आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? टीआरएस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? नगर की बात उन्होंने की। नहीं, देखिए, आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी को बोल नहीं सकते। जिसको बोलेंगे उसी को फायदा ना हो जाए, यही ओवैसी शायद सोच रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर लड़ाई आपकी किससे है, बीजेपी या फिर टीआरएस, जो कि वहां पर मुख्य पार्टी है। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव, 2016 से बिल्कुल इतर स्थिति है। सबसे पहले समझाइए, इस बार का ये जो प्रचार चला उसके बाद आज मतदान हो रहा है, स्थिति कितनी अलग है, क्या भिन्नता है 2016 से इस बार? जी देखिए, यदि आपको जीएचएमसी चुनाव की यदि मैं बात करूं तो ये नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हैं। नगर निगम के चुनाव में यदि खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी सहित तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार के आ जाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि ये कोई आम चुनाव नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने कुछ ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर करने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी की नजर न केवल अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव पर है, बल्कि यहाँ पर 2023 में तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। तो उसको रखकर, ध्यान में रख के बीजेपी ने एक रणनीति यहाँ पर तैयार की है और एक एक्सपेरिमेंट सेंटर बनाया था इस नगर निगम चुनाव को। उसके आधार पर चुनाव प्रचार किया गया। नगर निगम के चुनाव में देखा जाए तो 2016 के जब यह नगर निगम का चुनाव हुआ था तो सड़क, पानी, बिजली, गली की सफाई का मुद्दा था, लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे उठे थे, जिसमें चाहे रोहिंग्या की बात हो, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, जिन्ना की बात हो, तो इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे। तो ये कोई आम चुनाव नहीं था बीजेपी के लिहाज से। और जहां तक ओवैसी की बात है तो ओवैसी का ये गढ़ माना जाता है हैदराबाद का पुराना शहर। पिछली बार उनके यहाँ से 41 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार 150
नगर निगम की कुल सीटों में से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव अलग इसलिए भी है क्योंकि अब तक वहां पर 2009 और 2014 में जो चुनाव हुए थे, टीआरएस और एमआईएम यानी मजलिस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की मौजूदगी के चलते इन दोनों ने वोटों के ध्रुवीकरण से बचने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ा है। तो कुल मिलाकर भले ही टीआरएस का नगर निगम पर कब्जा रहा हो, लेकिन चुनाव मुख्य रूप से मजलिस पार्टी और बीजेपी के बीच में ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि वह मजलिस के गढ़ में पूरी तरह सेंध लगाए, टीआरएस को कमजोर करे, अपने लिए आने वाले दिनों में वोट बैंक को मजबूत करे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में चाहे बात 2009 की हो चाहे 2014 की हो, आज तक 45% से ज्यादा कभी वोट नहीं पड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार इस हाई प्रोफाइल बन चुके चुनाव में क्या मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वोट देंगे, और वोट देंगे तो उनका कितना परसेंट इस बार वोट बढ़ेगा। यानी वोटिंग ट्रेंड इस बार बहुत कुछ बताने वाला है, तो नजर इस पर भी रहेगी। आज कुल मिलाकर के ये जो तमाम 150 सीटें हैं, इन सब पर मतदान चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर श्रवण कुमार हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। लेकिन सीधा अकुश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, वही सवाल, कितना इतर ये जो चुनाव है, ये ऐसा चुनाव बन गया कि शायद विधानसभा या लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सारे के सारे दिग्गज उतर गए, लेकिन इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? निकाय चुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, निकाय चुनाव का असर वैसे ही है कि अगर आप कैसे अपने जमीन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। निकाय चुनाव में ये बात तय है, ये हम सबको समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आने जा रही है या कोई इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैं तो ये कहता हूं कि शतरंज के खेल के, राजनीति के खेल में वो 3 घर आगे तक सोच के चलती है। वो संसद का चुनाव लड़ती है तो भी वो नीचे के स्तर पर सोच समझ के काम करके आगे बढ़ती है। विधानसभा का हो, चाहे उसके पास कितनी सीटें हो या नहीं भी हो सीटें, तेलंगाना में वही स्थिति है कि नहीं के बराबर है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते। हर चुनाव, जो अक्सर अमित शाह कहते हैं कि हर चुनाव हम बहुत चुनाव की तरीके से लड़ते हैं, शिद्दत से लड़ते हैं, तो वो उन्होंने शिद्दत दिखाई है। चाहे योगी को लाए हो, खुद अमित शाह गए हो, जेपी नड्डा गए हो, ये सब लोग इसलिए गए ताकि एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचरण किया जा सके, उत्साह को आगे बढ़ाया जा सके, और वो फिर कहीं ना कहीं बाद में, आज नहीं तो कल, वोट में तब्दील हो। निश्चित रूप से इस बार जो गणित बन रही है उसमें थोड़े समीकरण बदलेंगे, कुछ सीटों का हेरफेर भी होगा, क्योंकि हैदराबाद में ऐसा नहीं है कि एक तरफा ओबीसी का ही राज चलता है। वहां टीआरएस के भी वोटर हैं, ओबीसी का भी बड़ा प्रभाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं है। तेलंगाना के बाई इलेक्शन में उसने ये दिखा दिया कि उसकी क्या से है। वैसे ठीक है कि वहां 4 लोकसभा की सीटों में भी है वो, लेकिन उससे ज्यादा वो जमीन पे काम करने में विश्वास रखते हैं, और ये एक उत्साह के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जब प्रचार में भी उसने यही कोशिश करके दिखाई है कि हम भी हैं। लेकिन प्रदीप सिंह जी भी जुड़ गए यहाँ पर, ये आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन नेपथ्य में क्या टीआरएस चली गई है? क्योंकि ऐसा लगता है, देखिए, जब बात भी हो रही है तो टीआरएस और बीजेपी की हो रही है। बीजेपी खाली साख बचाने के लिए और बाद में मैसेजिंग जो होगी उसके लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन स्थितियां क्या है सर? टीआरएस को कहां देखते हैं आप इस फाइट में? क्योंकि थैंक्स गिविंग मोड में भी है, आ चुकी है जनता। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे टीआरएस के ऊपर, खुद उनके प्रमुख के ऊपर, इसके अलावा जो भाई भतीजावाद का आरोप खुद अमित शाह ने तक लगा दिया केसीआर पर, कहां देखते हैं आप टीआरएस को? प्रदीप जी। नहीं, देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। टीआरएस के ऊपर जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, वो एक नया डेवलपमेंट है। आप देखिए कि पिछले आप 14 के बाद से ही देखें तो टीआरएस समय समय पर राज्यसभा में, लोकसभा में भाजपा की मदद करती रही है। तो उस एक वर्किंग रिलेशनशिप टीआरएस और बीजेपी में थी। विधानसभा चुनाव इस बार के हुए जब 2019 में, तो उसमें बीजेपी को बड़ी निराशा हाथ लगी। उससे बड़ी उम्मीद थी, ज्यादा सफलता मिली नहीं। तो लोकसभा में ज्यादा उन्होंने मेहनत की नहीं। लगा कि यहां जितना संसाधन लगाएंगे दूसरी जगह लगाएंगे, ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फिर भी 4 लोकसभा सीटें आई 17 में से,
उससे बीजेपी का फिर से रुझान जो है तेलंगाना की ओर गया और बीजेपी को अब लगता है कि तेलंगाना दक्षिण का उसका दूसरा द्वार बन सकता है कर्नाटक के बाद। एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, ये हम बात करते हैं तो कहते हैं सिर्फ एक महापौर का चुनाव है या एक नगर निगम का चुनाव हो, इसमें एक राष्ट्रीय पार्टी इतनी ताकत क्यों लगा रही है। दरअसल ये जो चुनाव क्षेत्र है नगर निगम का, इसमें 5 लोकसभा सीटें आती हैं और लगभग 22 से 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो बीजेपी देख रही है 2023, केवल इस नगर निगम को नहीं देख रही है। दूसरा एक मैसेजिंग जो है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कि देखिए हम दक्षिण में भी बढ़ रहे हैं, दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, हम दूसरे राज्यों में भी हमारा विस्तार हो रहा है। और तीसरी बात जो बीजेपी ने इतनी ताकत लगाई है इस हैदराबाद के बृहद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में, वो है ओवैसी को लेकर एक जो परसेप्शन बना हुआ है पूरे देश में, ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी इनकी मदद करती है, इनके जरिए जो है मुस्लिम वोटों को, अपने विरोधी पार्टियों के मुस्लिम वोट कटवाती है, जिससे बीजेपी को फायदा मिले। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि देखिए हम ओवैसी के घर में जाकर उनको चुनौती दे रहे हैं, तो हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज वो जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठाना चाहती है। तो ओवैसी को चुनौती देना, 2023 की तैयारी करना और अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह। देखिए जब जीत होती है किसी भी पार्टी की तो देश भर में उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। बीजेपी को इसकी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां बीजेपी को लग रहा है कि वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है सत्ता की, अगर वो थोड़ी कोशिश और करे तो शायद सत्ता हासिल कर सकती है। ठीक है, ये तो सर समझ आता है प्रदीप जी, ये तो समझ आ रहा है कि बीजेपी की तैयारी क्या है। एक तीर से जो कि इस निकाय चुनाव में वो साधने जा रही है, उससे कितने निशाने आगे साधना चाहती है, चाहे 2021 में बंगाल हो या फिर आगे की लड़ाई। लेकिन अक्को जी, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं, कहां दिखाई देती है चुनाव में? कांग्रेस की बात तक नहीं हो रही, या फिर ना ही हमने देखा कि कोई दमखम दिखाने की कोशिश या उस प्रकार का कोई प्रचार, या फिर बड़े नेता ही उतरे हों कम से कम। देखिए कांग्रेस के साथ ये दुविधा ऐसी बुरी चल रही है, उसका विशेष सर्किल जो है, मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से ऐसा है कि अपने आप से वो सरेंडर करते जा रहे हैं। कोशिश करना तो उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं है और ना ही उसका नेतृत्व इस तरीके की कोशिश करना चाहता है। जहां थोड़े बहुत उसके छत्रप हैं, छत्रप मतलब अमरिंदर सिंह पंजाब में है, कमलनाथ मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है, तो अशोक गहलोत, तो वहां तो उनके सहारे थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां उसके क्षेत्रीय छत्रप नहीं होते हैं वहां वो सरेंडर कर देती है। और अभी अगले आने वाले दिनों में इसका हाल अगले 5 जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। केरल को छोड़ करके, केरल में जो जिस तरीके से वो अपनी आशा की उम्मीद बांधे हुए हैं और आशा की उम्मीद में वहां पर आलम इस समय यह है कि राज्य के अध्यक्ष पद के लिए पाने के लिए बड़े बड़े नेता लगे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो तक लगे हैं, ताकि क्योंकि वहां तो टर्न वाइज सत्ता मिलती है केरल में। केरल का ये अजीब सा इत्तेफाक रहा है कि वहां एक बार लेफ्ट एक बार राइट इन द सेंस कि कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस में ही खेल होता रहा है। तो उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ केरल को लेकर के होगी, वायनाड से, क्योंकि राहुल गांधी सांसद भी हैं, तो इसलिए। और डॉक्टर श्रवण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस सरेंडर के मोड में चली गई है, हर जगह यही रुख कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, खासकर अब ये कम से कम जो निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां तो यही जाहिर हो रहा है। श्रवण कुमार जी, क्यों ये हालत हो गई है, एक राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी हालत, दयनीय हालत? अश्मिश्रा जी, पहला तो ये सरेंडर की बात जो आप कर रहे हैं ये गलत बात है। श्रीवास्तव जी ने कहा है, सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे खत्म करने दीजिए, मैं कहीं और कैंपेन के जगह पे पोलिंग हो रहा है, यहाँ पे कहीं और हूं मैं, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में आप बीच में बोलिए। पहली बात है, ये गलत बात है जो कोई बोल रहा है, ये थॉट पॉलिसिंग है, ए डेलिबरेट प्लॉय टू डीमीन एंड डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नंबर 1। और दूसरी बात है, रीसेंट पार्लियामेंट इलेक्शंस जब हुआ था, टीआरएस पार्टी
बीजेपी को सिर्फ 19% वोट मिला था, ताकि कांग्रेस को जो है सो 29% वोट मिला है। जो पार्टी 10% कांग्रेस से कम होता है, वो पार्टी को आप सामने लगा करके जो है सो कांग्रेस सरेंडर हुआ बोल के जो बात बोल रही है, ये गलत बात है। तीसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब तेलंगाना में उनका अस्तित्व बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम रहेगा, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना में गंगा जमुना का एक तहजीब होगा एंड उनके पास कोई डेवलपमेंट नैरेटिव नहीं है, क्योंकि उन लोग अभी तक हैदराबाद में या तेलंगाना में उनका कोई रूलिंग नहीं हुआ या उनका कोई डेवलपमेंट नैरेटिव नहीं है। तो इसी वजह से जो है उन लोग बाहर के स्टेट से पूरे लोगों को ला करके यहाँ पे कैंपेन करने की जो कोशिश किया है, ओनली मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की, उन लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश किया है, एंड दैट सर्टनली हैज नॉट ड्रिवन द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद। ओनली सम फ्यू मीडिया हाउसेस आर ट्राइंग टू बम्बार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। तो हमारे ख्याल में कांग्रेस पार्टी किसी हाल में जैसा पिछले 7 साल से टीआरएस के खिलाफ लड़ते आ रही है और आगे भी लड़ेंगे, और हैदराबाद की बात जब देखते हैं, व्हाटएवर द ग्लोबल ब्रांड इमेज जो हैदराबाद को मिला है, वो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे मिला है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी सेट करने का एस्टैब्लिश करने की बात हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज एस्टैब्लिश करने की बात हो, चाहे वो आईटी कंपनीज एस्टैब्लिश करने की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने की बात, बदलाव वक्त की मांग है, आप ये बखूबी जानते हैं। बदलाव टीवी चैनलों में हो रहा है, बदलाव जमीन में नहीं है। मौका आपने दिया है भाग्यनगर, अगर जाके कह रहे हैं आदित्यनाथ, तो वो जानते हैं बखूबी कि ये विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे कि हम नाम बदल देंगे। आखिर उनके इस एजेंडे को मदद मिली है, और शायद यही कारण है, आपने मौका दिया है कि मौका ढूंढा जा रहा है और उन मौके को वापस फायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है। बहरहाल मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही था, शुक्रिया श्रवण कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अकुश श्रीवास्तव जी, प्रदीप सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये निकाय चुनाव में देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग चल रही है, 150 सीटों पर आज ही मतदान हो जाएगा। 5 से कितना आगे बीजेपी की कोशिशें तभी पता लग पाएंगी जब उन 5 सीटों से, जो कि 2016 में जीती थी, आगे बढ़ती है बीजेपी। सब कुछ नतीजे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।